नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और उनके पोते, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हो गया है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े राजनीतिक रसूख वालों के नाम पर इस तरह के केसेस लग सकते हैं। हालांकि आरोपियों यानी कि प्रज्वल रेवन्ना, उनके पिता और उनके दादा, इन सबके अपने अपने पक्ष हैं। उनका कहना है कि ये घटना अभी की नहीं है, 2023 की है और वीडियो भी मॉर्फ्ड है। हालांकि परिवार पर इल्ज़ाम है, इसको सियासी बताए जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि जब धुआं निकल रहा है तो आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। लेकिन ये देश का इकलौता केस नहीं है जिसने राजनीति को इतने रसातल पर गिराया है। इसके पहले देश में एक और ऐसा बड़ा सेक्स स्कैंडल हो चुका है जिसमें धर्म, राजनीति और रसूख की बड़ी भूमिका थी। स्कूल की बच्चियां रेप विक्टिम थी। आज से करीबन 30-32 साल पहले राजस्थान के एक स्थानीय दैनिक न्यूज़पेपर नवज्योति ने अजमेर सेक्स स्कैंडल का भांडाफोड़ किया था। इस अखबार के पत्रकार श्री संतोष कुमार ने बाकायदा इस पर एक सीरीज भी चलाई थी। जो पहली खबर उन्होंने ब्रेक की, उसकी हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल की शिकार। ये सभी बेटियां 17 से 20 साल की उम्र की थी और इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज गोइंग लड़कियां शामिल थी। खुलासे के बाद जांच में सामने आया कि एक गिरोह सोफिया गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को फार्म हाउस में बुलाकर उनके साथ न सिर्फ यौन उत्पीड़न करता है, बल्कि उनके वीडियोस और फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। 17 से 20 साल की इन बच्चियों में IPS, IAS जैसे अधिकारियों की बेटियां भी शामिल थी। शुरुआत फारूक चिश्ती नाम के एक आदमी ने की। उसने पहले सोफिया स्कूल की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका रेप किया और अश्लील तस्वीरें ले ली। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का धंधा। उसने उस लड़की को और भी लड़कियों को फंसाने के लिए मजबूर किया। पीड़ित लड़की ने इस जाल में अपनी सहेलियों और दूसरी लड़कियों को भी फंसाना शुरू किया। पीड़ितों की संख्या 100 से भी अधिक हो गई। इन्हें फार्म हाउस पे बुलाया जाता, बलात्कार किया जाता और वीडियो बनाए जाते और उसके बाद उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जाता। शर्म की बात तो ये थी, इन लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए पुलिस के अफसर और नेता भी शामिल थे और रेप करवाने में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शामिल थे। इनकी पहचान राजनीति और अजमेर की दरगाह के बड़े ओहदेदारों के साथ जुड़ी थी। तीनों ही आरोपी यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। खुद फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। धर्म और राजनीति की इस कॉकटेल के कारण इस खबर ने ज्यादा बवाल मचाया, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलवाने में यही बात एक सबसे बड़ी बाधा थी। पूरे देश में राम मंदिर का माहौल फैला हुआ था। आडवाणी जी की रथ यात्रा उस वक्त अजमेर से होकर कुछ ही समय पहले गुजरी थी। धार्मिक उन्माद का माहौल था। माहौल खराब ना हो जाए, इसीलिए इस खबर को दबाया जाता रहा। अपराध करवाने वाले एक धर्म से थे, जबकि पीड़ित ज्यादातर दूसरे धर्म से थीं और अपराध करने वाले यानी यौन उत्पीड़न करने वाले हर धर्म से थे। दुर्भाग्य देखिए, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की बीजेपी सरकार थी और सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। खबर को दबाने और पत्रकार संतोष गुप्ता को धमकाने और पुलिस के अपने अंदाज में समझाने के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िताओं को बदनाम करवाने जैसे इल्जाम पत्रकार पर लगाए जा रहे थे, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे शहर में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। खुद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने उन बच्चियों के न्यूड फोटो 1.5 महीने पहले ही देख लिए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने कार्रवाई में क्या किया, तो इसका जवाब मंत्री ने नहीं बल्कि उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज अमरेंद्र भारद्वाज ने दिया। भारद्वाज ने कहा, शिकायतकर्ता के अभाव में उन पर शांति भंग करने की धारा लगाई गई, जिसमें उन्हें आसानी से बेल मिल गई। पुलिस खामोश थी और उधर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। बच्चियों के फोटो सारे शहर में सर्कुलेट हो चुके थे। आरोप लगा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ उस टेक्नीशियन का भी था जिसने निगेटिव से उन फोटोज को डेवलप किया और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसका फायदा उठाकर बहुत सारे दूसरे मंचलों ने और घटिया किस्म के लोगों ने भी बच्चियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जिसको जैसा मौका लगा उसने बच्चियों के साथ वैसा ही दुर्व्यवहार किया और यौन उत्पीड़न किया। जब बच्चियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई, तब इनमें से करीबन 6 से 7 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। तब जाकर ये मामला हाई प्रोफाइल बना। कुछ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और पूरा अजमेर बंद करने का आह्वान कर दिया गया।
तब दबाव में आकर भैरव सिंह शेखावत ने 30 मई 1992 को केस सीआईडी और सीबी को सौंपा। 31 मई 1992 को इस केस की जांच शुरू कर दी गई। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम उर्फ टार्जन, मोहित उल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम और हरीश तोलानी को आरोपी बनाया। हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर था। इन सब की पीड़िताओं से पहचान करवाई गई और आखिरकार 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें पुरुषोत्तम ने जमानत पर बाहर आने के बाद आत्महत्या कर ली और उसके बाद फारूक चिश्ती पागल हो गया। उसकी सजा आज भी पेंडिंग है, जबकि बाकी आरोपियों को उम्र कैद मिली, लेकिन वक्त के साथ उनकी सजा माफ कर 10 साल की सजा में तब्दील कर दी गई। बाकी बाद में पकड़े गए आरोपी भी जमानत पर रिहा हो गए और पीड़ित आज भी इंसाफ के इंतजार में 30 साल से लगातार अदालतों के चक्कर काट रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।